डेट है आज 12 मार्च 2021। आज के करंट अफेयर देखने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे जो कुछ करंट अफेयर पे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का? कंट्रीज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये अभी रिजर्वेयर पे एक सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है और कितने वोट का, ये देखेंगे। आईएनएस करंज, ये क्या है? अभी न्यूज़ में है रिसेंटली। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। एक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ऑर्डर दिया है, उसकी वजह से न्यूज़ में है। इसे पढ़ेंगे क्या है। चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट पावर फंक्शन और पोजीशन क्या होती है, क्योंकि अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर आपको पता होगा रिज़ाइन कर दिया था और नए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है। तो इनके बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पावर फंक्शन और पोजीशन के बारे में। नो ट्रस्ट वोट क्या होता है, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में है, क्योंकि हरियाणा की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें डिस्ट्रप्शन की वजह से ये न्यूज़ में है। स्कीम्स ऑफ डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री अंडर 3 अम्ब्रेला स्कीम्स। ये डब्ल्यूसीडी का मतलब है वुमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्या है, एक स्कीम्स बनाई है। जो भी वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड स्कीम है उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये भी देखेंगे। देवरा काडू कुर्ग, ये भी न्यूज़ में, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। कंट्रीज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा कंट्री का। फ्लोटिंग का मतलब है जी, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, पानी में तैरते हैं जैसे। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो जी, सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाएगी इसमें। सोलर पावर प्लांट का मतलब ये है। ये देखो जी, आपने देखा होगा ये प्लेट लगी हुई है ब्लू टाइप की। ये सोलर पावर प्लांट है जो कि रिजर्वेयर पे है, पानी के ऊपर है, इसलिए इसका नाम है जी फ्लोटिंग, तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। और कंट्री का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जी ये। जो देखो जी, अब तक का सबसे बड़ा है। जो एनटीपीसी डेवलप कर रही है जी इसे। एनटीपीसी क्या है? एक पब्लिक कंपनी है जी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है जी। पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये रिजर्वेयर पे बना रही है जी इसे। और कहाँ पे? तेलंगाना की डिस्ट्रिक्ट है जी, पेड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट। उसमें जगह है रामागुंडम। वहाँ पे इस सोलर जो पावर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट डेवलप किया जा रहा है, जो कंट्री का सबसे बड़ा होगा। इसे नेक्स्ट ईयर मई जून तक कमीशनड कर लिया जाएगा। कमीशन का मतलब है जी स्टार्ट कर लिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? जनरेशन कैपेसिटी मतलब कि कितनी एनर्जी, कितनी पावर बनाएगा जी, कितनी बिजली बनाएगा ये। 100 मेगावाट तक की बिजली बनाएगा जी ये यहाँ से। तो इसमें यही था जी, बस इतना याद रखना है प्लेस कहाँ पे है। और ये सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना आईएनएस करंज। आईएनएस करंज क्या है जी? ये आईएनएस करंज है जी, एक सबमरीन है जी, सबमरीन। आपको इमेज में दिखाई दे रही है ना, ये सबमरीन है। सबमरीन बोलते हैं पनडुब्बी, हिंदी में पनडुब्बी। ये क्या होती है? ओशंस में क्या है, पानी के नीचे जाती है ये। और इसमें मान लो, इसमें आज कोई भी रिसर्चर होते हैं, खोज करने वाले, खोजकर्ता, यानी कि कोई भी आदमी इंसान बैठ कर रिसर्च करते हैं जी, ओशंस में जाते हैं। या फिर कोई सर्विलेंस के लिए, निगरानी के लिए, कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही समुद्र के जरिए, तो इस समुद्र में के नीचे पानी से जाती है जी। और तो इसमें सारा सिस्टम लगा होता है, ऑक्सीजन वगैरह सब उनके लिए जो बैठ के जाता है इसमें। तो ये आईएनएस करंज है इसका नाम। आईएनएस का मतलब है जी इंडियन नेवल सिस्टम करंज। ये अभी कमीशनड की गई है रिसेंटली। इंडिया की है, इंडियाज नेवी की थर्ड स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जी ये स्टील्थ का क्या मतलब होता है जी? स्कॉर्पियन का मतलब तो होता है जी मॉडर्न, और स्टील का मतलब होता है जी गोपनीय। स्टील्थ का मतलब गोपनीय, ऐसी कि अगर ये मान लो जी, जब समुद्र में ये अपना जाएगी ना नीचे, पानी के नीचे, तो ये क्या है, समुद्र में रेडार सिस्टम लगे होते हैं। रेडार सिस्टम के डिटेक्ट करने के लिए, मान लो इंडिया ने रेडार सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, कुछ भी कोई भी इक्विपमेंट आ रहा है, जहाज आ रहा है, शिप आ रहा है कोई भी, तो उसको पता लगा लेता है रेडार। लेकिन ये स्टील्ड स्कॉर्पियन क्लास की है स्टील्थ। स्टील्थ का मतलब है कि इसे रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, रेडार भी पता नहीं लगा पाएगा, रेडार की आंखों से भी बच के चली जाएगी जी ये। इसलिए इसका नाम है स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ये प्रोजेक्ट 75 है, इंडिया का एक प्रोजेक्ट 75, उसके अंदर डेवलप की गई है। एक स्कीम है जी, योजना है ये, मान लो, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे हम। तो उसके अंदर ये डेवलप की गई है। अभी कमीशनड कहाँ पे की गई है जी, मतलब स्टार्ट कहाँ पे की गई है? कमीशनड का मतलब ये मान्यता देती है जी इसे, एक तरह से स्टार्ट कर दिए, परमिशन दे दिए। कहाँ पे? नवल डॉकयार्ड मुंबई पे।
नवल डॉकयार्ड का मतलब होता है जी, ये मान लो कि नेवी का स्टेशन है एक मुंबई में, वहाँ पे स्टार्ट की गई है जी ये। और जो इसके बारे में पढ़ते हैं जी, जो प्रीवियस आईएनएस करंज थी ना, मतलब पहले थी एक आईएनएस करंज के नाम से, ये रशियन ओरिजिन सबमरीन थी, मतलब रशिया ने बनाई थी जी ये सबमरीन, जो कि 1969 में कमीशन की गई थी। कमीशन का मतलब हम जान चुके हैं, स्टार्ट करना मतलब इसे मान्यता देना। जो कहाँ पे कमीशन की गई थी, देखो ये आईएनएस करंज तो कहाँ पे की गई है, नवल डॉकयार्ड मुंबई में। और ये जो थी जी आईएनएस करंज नाम से पहले ये की गई थी रीगा में। रीगा एक प्लेस था जी, यूएसएसआर में पहले एक प्लेस हुआ करता था। यूएसएसआर जी रसिया का ही पहले नाम था। 1991 में जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया था, मतलब उसके बाद ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का 1991 में, ये कई बार हमने पढ़ा भी है करंट अफेयर में। तो उसके बाद कोल्ड वार जब ख़त्म हो गया तो अब इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद कोल्ड वार ख़त्म हो गया। मतलब डिसइंटीग्रेशन का मतलब है यूएसएसआर के, रसिया के, मतलब यूएसएसआर के बहुत सारे टुकड़े हो गए, कई सारे देश इससे बने, उसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब रसिया बना उससे और बहुत सारी कंट्री बनी, उसमें एक लाटविया भी बनी जी, लाटविया, LATVIA। लाटविया की कैपिटल है जी रीगा। तो पहले ये यूएसएसआर का ही पार्ट था, वहाँ पे कमीशन की गई थी। इसने नेशन को 34 ईयर तक, लगभग 2003 तक इसने सर्व किया था, मतलब अपनी जो सर्विस है पनडुब्बी ने सर्विस दी थी। अब जो न्यू आईएनएस करंज है जो अभी इंडिया ने डेवलप की है जी, ये किसका पार्ट है, वेस्टर्न नवल कमांड का पार्ट है। वेस्टर्न नवल कमांड का मतलब है जी, जैसे अपना ये हिंदुस्तान है, ये यहाँ पे ये वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी एरिया इंडिया का, और ये जी ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी एरिया। तो इंडियन नेवी की दो कमांड है, एक वेस्टर्न साइड में डिप्लॉय तैनात है और एक ईस्टर्न साइड में, मतलब यहाँ निगरानी करती है, देखभाली करती है नेवी की एक कमांड, एक यहाँ। तो ये इस वाली वेस्टर्न साइड में कमीशन की गई है, इसकी इसी का पार्ट है, ये वेस्टर्न नवल कमांड का पार्ट है आईएनएस करंज। तो ये आपको याद रखना है। जो इसका नाम है आईएनएस करंज का, ये करंज नाम ऐसा माना जाता है, करंजा आइलैंड है जी यहाँ पे, करंजा आइलैंड। आइलैंड मतलब द्वीप जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, सराउंडेड बाई वाटर, उसे बोलते हैं आइलैंड। जो करंजा आइलैंड है उसके नाम से निकला है करंज। और करंजा आइलैंड को उड़ान आइलैंड भी बोला जाता है, उड़ान आइलैंड। ये कहाँ पे, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है जी, साउथ ईस्ट मुंबई में, साउथ ईस्ट मुंबई में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, उड़ान आइलैंड वहाँ पे है। तो उसी के नाम पे इसका करंज नाम रखा गया है। ये इंडियन नेवी का क्या है जी, यहाँ पे बेस है एक उड़ान में, नियर नवी मुंबई। जो नवी मुंबई है जी प्लेस है मुंबई, वहाँ पे उड़ान के पास ही इंडियन नेवी का बेस है। इंडियन नेवी का बेस का मतलब स्टेशन है जी, एक तरह से, जहाँ पे नेवी रहती है निगरानी के लिए, सर्विलेंस के लिए। अब ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर बनाई गई है आईएनएस करंज। प्रोजेक्ट 75 क्या है, ये जी एक प्रोग्राम है जो इंडियन नेवी ने चलाया था जी। इंडियन नेवी ने किस लिए चलाया था, इसके अंडर क्या है, 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन डेवलप की जाएंगी। जैसे ये अभी आईएनएस करंज की जी थर्ड नंबर की, तो ऐसी 6 करी जा रही हैं इसके अंडर, मतलब सारी कर ली हैं, एक दो बची हैं जी बस। उसमें से ये 3rd नंबर की थी आईएनएस करंज। अब 6 कौन कौन सी वो भी देखेंगे हम। ये इसे सपोर्ट कौन करता है जी, जो आईएनएस, जो नेवी के लिए बनाई जा रही है सबमरीन पनडुब्बी, इंडियन नेवी प्रोग्राम है, सो प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के अंडर बना रही है। इसे सपोर्ट करता है जी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और इंडियन नेवी तो करती है जी इस प्रोग्राम को सपोर्ट। अब जो बना कौन रहा जी इन्हें, जो सबमरीन बना रहा है पनडुब्बी, एक कंपनी है जी जिसका नाम है MDL, मेजागोन डॉक लिमिटेड, ये कंपनी है जी। ये 6 स्कॉर्पियन सबमरीन डेवलप कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। और सपोर्ट कर रहा है जी, टेक्निकल सपोर्ट मिल रही है कहाँ से, नेवल ग्रुप है जी फ्रांस का। तो फ्रांस तकनीकी सहायता दे रहा जी इंडिया को, और $USD दे रहा जी, 3.75 बिलियन की डील हो रखी है फ्रांस और इंडिया के बीच में। तो फ्रांस से सहायता मिल रही है डेवलप करने के लिए, मतलब बनाने के लिए। और जो ये MDL है ना, जो हमने यहाँ पे देखा था, एक कंपनी है मेजागोन डॉक लिमिटेड कंपनी, ये इंडिया की केवल इकलौती सबमरीन डेवलप जो करती है कंपनी, सिर्फ इकलौती कंपनी है, ओनली सबमरीन बिल्डर इन इंडिया, जो इंडिया में सबमरीन बनाती है, केवल एक ही कंपनी बनाती है, जो MDL है, मेजागोन डॉकयार्ड लिमिटेड, डॉक लिमिटेड। और कौन सी सबमरीन है जी इसके अंदर जो प्रोजेक्ट 75 के अंदर डेवलप की जा रही है। एक तो जी 2 सबमरीन ऑलरेडी कमीशन कर चुके हैं, हम स्टार्ट कर चुके हैं। कौन कौन सी, कालवेरी, INS कालवेरी और INS खंडेरी, ये इंडियन नेवी में ऑलरेडी कमीशन हो चुकी हैं। और 3rd वाली भी अभी हो गई जी, INS करंज। और 4th वाली कौन सी है जी, 4th वाली है जी वेला। और 5th है जी वागीर, ये नवंबर 2020 में लॉन्च की गई थी।
और सिक्स्थ और लास्ट सबमरीन है जी वैगसीर। ये 6 सबमरीन डेवलप की जा रही हैं जी, ये आपको याद रखनी है। कालवेरी, खंडेरी, करंज थर्ड नंबर की, वेला, वागीर और ये वैगसीर। अब स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन का क्या मतलब है जी, ये प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पिन क्लास के अंदर डेवलप की जा रही हैं। इसका मतलब है ये डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम से पावर्ड होगी। मतलब जी ये स्कॉर्पिन होगी डीजल इलेक्ट्रिक से, इसे पावर मिलेगी, डीजल से चलेगी या इलेक्ट्रिक से चलेगी। ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है तो गलत हो जाएगा, डीजल और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम से चलती है जी। और INS करंजा ये भी डीजल इलेक्ट्रिक, और सारी स्कॉर्पिन है, सारी जो सिक्स सबमरीन होंगी वो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम से ही पावर्ड होंगी, चलेंगी। मतलब उससे पावर कहाँ से मिलेगी, डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम से ही मिलेगी। ये जो सबमरीन है किसके लिए यूज होगी जी, स्कॉर्पिन सबमरीन, ये एंटी सरफेस शिप वारफेयर के लिए, मतलब कोई वार हो रहा है जी शिप, उसके लिए यूज होगी, या एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए, या फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, मतलब कोई भी सूचना वगैरह इकट्ठा करना है उसके लिए, या फिर माइन लेइंग के लिए, या फिर सर्विलेंस के लिए। मतलब सर्विलेंस का मतलब है निगरानी करने के लिए, कि ये देखने के लिए कोई घुसपैठ वगैरह समुद्र के जरिए घुस तो नहीं रहा है इंडिया में आके। जैसा आपको पता है जी 2008 में मुंबई पे अटैक हुआ था जी, टेररिस्ट अटैक ताज होटल पे, तो वो समुद्र के जरिए ही आए थे। तो इसलिए तब से इंडिया ने क्या है, निगरानी बढ़ा दी, सर्विलेंस बढ़ा दी समुद्र में। स्कॉर्पिन है ये कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन है जी, जो डीजल इलेक्ट्रिक से पावर्ड होगी, जिसका वेट कितना है 1500 टन इसका वेट है लगभग। और इसकी डेप्थ कितनी, कब कितनी डेप्थ तक जा सकती है जी, इस समुद्र के अंदर 300 मीटर नीचे तक जा सकती है जी ये सबमरीन। जो स्कॉर्पिन क्लास है इज द नेवीज फर्स्ट मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है जी, ये नेवी की पहली मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है। कब के बाद, ऑलमोस्ट 2 डिकेड के बाद। इससे पहले जो सबमरीन थी ना मॉडर्न क्लास की सबमरीन नेवी के पास, वो थी INS सिंधु शास्त्र सबमरीन, मतलब पनडुब्बी थी जी जो इससे पहले इंडियन नेवी के पास, वो INS सिंधु शास्त्र थी जो 2000 के लगभग इंडिया के पास थी। ये रसिया से ली थी हमने, रसिया से खरीदी थी, हमारी नहीं थी, इंडिजीनसली डेवलप नहीं की थी। जैसे अभी ये 6 सबमरीन डेवलप कर रहा है इंडिया, उसकी कंपनी MDL डेवलप कर रही है। तो पहले ये क्या है 2000 में, सन 2000 में 2000 ईयर में ये सिंधु शास्त्र नाम की रसिया से कमीशन की थी जी हमने। अब नेवी क्या है जी, ये एक नेवी और प्लान बना रहा है जी इंस्टॉल करने का, कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन मॉड्यूल्स इंस्टॉल किया जाए सबमरीन में। ये क्या करेगा जी, ये सबमरीन की जो पनडुब्बी है उनकी इंड्योरेंस बढ़ाएगा, मतलब कैपेबिलिटी बढ़ाएगा जी, दक्षता इन्हेंस करेगा। अब वे फॉरवर्ड में क्या है जी इसका, देखो जी जो ये लॉन्च की गई है अभी INS करंज, और प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो सबमरीन लॉन्च की जा रही है, ये क्या है पूरे वर्ल्ड वाइड, एक तो जी इंडिया की रेपुटेशन को इंक्रीज करेंगी। दूसरा क्या होगा, जो इंडिया ने 2 स्कीम चलाई हुई हैं जी, योजना, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हुए हैं, मेक इन इंडिया चलाया हुआ है और आत्मनिर्भर भारत, तो इसके अंदर ही क्या है ये प्रमोट करेंगी जी इनको। तो ये इसका वे सॉल्यूशन, मतलब एक तरह से ये मान लो जी इसका रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है जो प्रोजेक्ट 75 है और INS जो सबमरीन है। तो इसमें यही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। निधि का मतलब होता है जी, हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब है फंड, फंड मतलब पैसा, कैपिटल। तो ये एक फंड बनाया गया है जी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के नाम से, यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है इसको। किस लिए बनाया गया जी फंड, ये क्या है एक सिंगल फंड होगा जी, नॉन लैप्सेबल होगा। नॉन लैप्सेबल का क्या मतलब है जी, नॉन लैप्सेबल का मतलब है जी कि मान लो इस फंड में 1000 करोड़ रुपीस डाले गए इस निधि में, तो क्या है ये 1 साल के लिए डाले गए। मान लो जी कोई स्कीम है, अभी इसी में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में 1000 करोड़ रुपए डाले गए 2021 ईयर के लिए, मतलब कि जो ये साल है 2021, इस साल के लिए 1000 करोड़ रुपए डाले गए इसमें, कि इसमें क्या जो भी स्कीम योजना है इससे पैसा लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि साल का अंत हो गया, 2021 खत्म हो गया, 2022 आ गया, इसका जो पैसा था 1000 करोड़, इसमें से वह केवल 1000 करोड़ में से 800 करोड़ ही खर्च हो पाए, एक्सपेंडिचर हो पाया, तो 200 करोड़ बच गए ना। अब ये नॉन लैप्सेबल होगा जी, मतलब कि ये लैप्स नहीं हो जाएगा, ये आगे मान लो जब गवर्नमेंट अगले साल के लिए 1000 करोड़ देगी तो ये जुड़ जाएगा, अगले ये 1200 करोड़ हो जाएगा। एक होता है जी लैप्सेबल फंड, अगर मान लो लैप्सेबल का मतलब है
अगर 1000 करोड़ जैसे दिया था जी और 800 करोड़ खर्च हुए थे, 200 करोड़ बच गए, वो लैप्स हो जाएगा, वापस गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और अगले साल नया होगा, ये अगले साल में जुड़ेगा नहीं 200 करोड़, जैसे इसमें जुड़ गया 1000 प्लस 200। तो ये इसका मतलब है जी नॉन लैप्सेबल, नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा ये हेल्थ के लिए क्या है जी, फंड देगा हेल्थ के लिए। और इसमें कहाँ से आएगा जी पैसा, जो हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाती है ना गवर्नमेंट, वहाँ से इसमें प्रोसीड आएगी। प्रोसीड का मतलब पैसा जो इसमें फंड आएगा वहाँ से आएगा। ये गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स के लिए होगा जी, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम है जी, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए भी इस फंड में से पैसा यूज होगा जी। दूसरा, अगर कोई हेल्थ एमरजेंसी आएगी जी, उसके लिए भी यूज होगा पैसा। तो इन स्कीम के लिए एक फंड बनाया जी, ये इनके लिए यूज होगा। अब मान लो एनी फाइनेंशियल ईयर अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ मिनिस्ट्री का, पहले तो इससे किया जाएगा जी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है जो, मान लो जी जितना भी हेल्थ पे स्वास्थ्य के लिए जितना भी खर्चा होगा साल में, जब भी फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक स्टार्ट हो, बोलते हैं जी इसे 31 मार्च तक क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर जी। इसमें मान लो जितना भी पैसा पहले हेल्थ के लिए चाहिए ना, मान लो स्वास्थ्य के लिए जो कोई भी चीज़ हॉस्पिटल बनाना है या कोई नई दवाई बनानी है या किसी को फैसिलिटी देनी है जी, ट्रीटमेंट देना, इलाज कराना है किसी गरीब आदमी का, जितना भी पैसा आएगा इससे आएगा, इस फंड से जो भी बनाया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, इस फंड से। लेकिन अगर मान लो फंड पूरा हो गया जी, इसमें ख़त्म हो गया फंड पूरा जितना पैसा था, उसके बाद क्या है, जो बजटरी सपोर्ट होगा वहाँ से यूज होगा। मतलब बजट में भी तो हेल्थ के लिए दिया जाता है ना हर साल कि हेल्थ के लिए इतना खर्चा होगा, फिर बजट का जो पैसा फिर वो यूज होगा पहले, लेकिन ये होगा। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो फंड बनाया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो बनाई है, इसके बेनिफिट क्या होंगे, यही होंगे जी, एक्सेसिबल करेगी, क्या एक्सेस बढ़ाएगी, यूनिवर्सल और अफोर्डेबल हेल्थ प्रोवाइड करेगी जी पर कंट्री में पुअर पीपल को, यही इसका टारगेट है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। ये अभी न्यूज़ में था, क्यों था न्यूज़ में, क्योंकि कर्नाटक की हाई कोर्ट है जी, उसने क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है, आदेश दिया, ऑर्डर दिया है। और 70 जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म को मतलब जी जो न्यूज़ एजेंसी जो न्यूज़ देती हैं, टीवी चैनल हो गए या आपके प्रिंट मीडिया हो गए या डिजिटल मीडिया हो गया, उनको अभी ऑर्डर दिया, आदेश दिया है, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर को भी। ये कहा है कि भाई साहब आप जो मीडिया में ये खबरें फैला रहे हो ना, ये राइट टू प्राइवेसी का एक सेफ गार्ड नहीं कर रहे हो आप। जो राइट टू प्राइवेसी क्या है जी, आर्टिकल 21 के अंदर एक ये फंडामेंटल राइट है जी, ये डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही पुट्टास्वामी जजमेंट में। तो ये कह रही है कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब आप न्यूज़ मीडिया देते हो, आप इंडिविजुअल की आइडेंटिटी जो डिस्क्लोज करते हो, मतलब जो भी आदमी है उसमें क्या न्यूज़ वगैरह बताते हो आप किसी की, मान लो अगर उसे आइडेंटिटी नहीं बतानी है अपनी, अपने बारे में कुछ नहीं बताते और आपकी क्या उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर देते हो आप अधिकार का, तो आप ये क्या है, जो ये लॉ है ना केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, इसका भी उल्लंघन कर रहे हो आप, इसका भी वायलेशन कर रहे हो, इसका भी ब्रीच कर रहे हो जी लॉ का। ये कहा है जी कोर्ट ने। कोर्ट का क्या कहना है, कैसे कर रहे हो जी, देखो जी एनी ब्रॉडकास्टिंग है, कोई भी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है इंडिया में, जैसे जी टीवी चैनल हो गए, न्यूज़ के चैनल हो गए जी, या कोई भी आपका प्रिंट मीडिया होगा जी न्यूज़पेपर, उसमें क्या है, इनके लिए इस एक्ट के थ्रू केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का ये एक्ट है जी, इसमें एक प्रोग्राम कोड है, मतलब कि नियम है जी, रूल्स हैं। तो किसी को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है जी इस प्रोग्राम कोड को, मतलब इसमें कुछ नियम लिखे हुए हैं जी, रूल्स वगैरह। अगर आपको कुछ चैनल पे, टीवी चैनल पे, न्यूज़ मीडिया पे कुछ भी आपको ब्रॉडकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जी दिखाना है शो, जैसे आप चैनल वगैरह टीवी वगैरह देखते हो, तो कुछ भी ब्रॉडकास्ट करना है तो इस कोड को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, कन्फर्मिटी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं जी, जैसे टीवी चैनल होगा जी, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल हो गए जी, ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन न्यूज़ देखते हैं ना आजकल साइट पे, या न्यूज़ एजेंसीज होगी जी, सोशल नेटवर्किंग साइट होगी जी, या माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस प्रोवाइडर। ये कौन सी होती है जी, सोशल नेटवर्किंग साइट और माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस, ये होती हैं जी। इसके एग्जाम्पल जैसे फेसबुक भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है या माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस बोल सकते हो। ट्विटर या यूट्यूब भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इस पर भी तो न्यूज़ वगैरह देखते हो आप लोग, आजकल तो सारे टीवी चैनल इसी पे ही हुए। अभी ये केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें प्रोग्राम कोड है जी, जो इसके नियम है ना, इसमें लिखे हुए नियम कुछ रूल्स, उसको बोलते हैं प्रोग्राम कोड। इसका अगर कोई वायलेशन करता है ना जी, उल्लंघन करता है, वायलेट करता है इसको उल्लंघन करता है जी, तो वो क्या है,
अगर पहली बार वो करता है तो उसे 2 ईयर की सज़ा मिलेगी जी, इम्प्रीजनमेंट, जेल हो जाएगी 2 साल की, और 1000 रुपये का फाइन लग सकता है, या दोनों दोनों भी हो सकता है जी, 2 साल की सज़ा भी और 1000 फाइन भी दो, या एक भी हो सकता है। या फिर अगर आपने सेकंड टाइम अगर कोई इसका उल्लंघन किया, वायोलेशन किया प्रोग्राम कोड का, तो आपको 5 ईयर की इम्प्रीजनमेंट होगी, इम्प्रीजनमेंट मतलब जेल, 5 साल की जेल हो जाएगी, और फाइन लगेगा जी आपको अप टू 5000 रुपीज़, समझे, 5000 रुपये तक का फाइन लगेगा। अब ये कोड क्या है जी, इसमें टीवी चैनल्स के लिए सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि क्या आपको क्या क्या नहीं करना है सारे, जैसे जी क्या क्या, जैसे ऑब्सीन मतलब कोई अश्लील चीज़ें नहीं दिखानी है, डिफेमेटरी किसी का अपमान नहीं करना है, डिफेमेटरी का कोई फाल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जो फाल्स का मतलब गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है, इसमें इस प्रोग्राम कोड में लिखा हुआ है जी, मतलब रूल्स में, जो इस एक्ट में 1995 के में। अब चैलेंजेस क्या है जी इसे इम्प्लीमेंटेशन करने में, मतलब लागू करने में इस लोगों को क्या चुनौतियाँ हैं। देखो जी, पहली बात तो ये जो ये एक्ट है, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का, इसके सेक्शन 20 में क्या है, ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि क्या है, गवर्नमेंट को पावर है इसके अंदर कि वो कोई भी आप न्यूज़ वगैरह टेलीकास्ट कर रहे हो या रीट्रांसमिशन कर रहे हो, ट्रांसमिशन कर रहे हो, तो कोई भी ये क्या है, प्रोहिबिट कर सकती है उसको, मतलब रोक सकती है, रेगुलेट कर सकती है गवर्नमेंट। अगर आप कोई भी कुछ भी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, अगर मान लो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ये जो प्रोग्राम कोड है और एडवर्टाइजिंग कोड है जी, मतलब जो रूल्स हैं इस एक्ट के अंदर, अगर उनको आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उसको आपकी जो टेलीकास्टिंग है उसको रोका जा सकता है, ब्रॉडकास्टिंग को आपके टीवी चैनल वगैरह को बैन किया जा सकता है, प्रतिबंध किया जा सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है। लेकिन चैलेंज फिर भी क्या है, चलो सेक्शन 20 में तो ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन चैलेंज, चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंज है जी, ये कोई बॉडी नहीं है जी इसके पास कि टीवी जो कंटेंट दिखाया जाता है प्री सर्टिफाइड के लिए, प्री सर्टिफाई का क्या मतलब है जी, मान लो जी आप टीवी चैनल पे दिखाना चाहते हो, आप चैनल चला रहे हो, कोई न्यूज़ दिखा रहे हो, उससे पहले कोई ऐसी बॉडी नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है कि आप वो देख सकें कि टीवी चैनल पे आप ये चीज़ दिखाने जा रहे हो, पहले परमिशन लो। जैसे आप मान लो आप कोई फिल्म बनाइए जी, मूवी बनाइए, तो मूवी बनती है तो जी पहले उसे सेंसर बोर्ड होता है ना, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड होता है जी, जिससे परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये जो बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड भी बोलते हैं इसे, सेंसर बोर्ड होता है मूवी का। जैसे किसी मूवी बनाई जी, कोई भी फिल्म बनी मूवी, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंसर बोर्ड से। ये पूरी मूवीज़ को देखते हैं, कोई अश्लीलता तो नहीं दिखाई गई है, कि कहाँ तक परमिशन है, तो ये उसके बाद परमिशन देते हैं। लेकिन ऐसा टीवी चैनल के लिए जी ऐसा कुछ है नहीं, समझे। आपको न्यूज़ वगैरह दिखानी है कुछ प्री सर्टिफाइड करने के लिए, मतलब पहले अनुमति लेने के लिए कोई चीज़ है नहीं, लेकिन बाद में है जी कुछ, क्या, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर एक सेंटर है जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर। ये क्या करता है, जब आपने टेलीकास्ट कर दिया टीवी चैनल पे कुछ भी, मतलब टीवी चैनल पे दिखा दिया आपने, टेलीकास्ट करने का मतलब कुछ भी दिखा दिया, उसके बाद ये चेक करती है हाँ इसमें इस जो टीवी चैनल पे न्यूज़ वगैरह दिखाई गई या प्रोग्राम दिखाया गया, ये जो इस एक्ट के अंदर 1995 का एक्ट है, उसके प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजिंग कोड है, जो नियम है इसके रूल्स हो, उसको कंप्लाई करता है नहीं, मतलब उसको मानता है नहीं, तो उसके बाद में देखते हैं, लेकिन पहले नहीं है। ये चैलेंज है जी एक, तो मतलब पहले सर्टिफाइड करने के लिए कोई नहीं है। दूसरा, अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट करता है जी, तो उसके इस कोड का वायलेशन करता है जी, तो क्या है, उसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है जी जो देखती है, लेकिन पहले कोई सर्टिफाई करने के लिए कोई भी बॉडी नहीं है। ये इसका मेन चैलेंज है जी। अब रोल क्या है जी टीवी चैनल का, टीवी चैनल्स का रोल क्या है जी, टीवी चैनल्स का रोल ये है जी, रूल 6 है केबल टीवी नेटवर्क रूल्स में। इसमें क्या है, टीवी चैनल का की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये उत्तरदायित्व है कि वो क्या है, प्रोग्राम कोड है जो इस 1995 एक्ट का, उसको वॉयलेट ना करें, वो उल्लंघन ना करें, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीवी चैनल्स की। और इसका जो सबसेक्शन सी है रूल 6 का ही, उसमें ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई साहब आप कोई भी ऐसी चीज़ टेलीकास्ट नहीं करोगे जो किसी रिलीजियस ग्रुप वगैरह को क्या है, उसके ठेस पहुंचाए, मतलब रिलीजियस कम्युनिटी को हार्म हो, हानिकारक कुछ चीज़, ऐसा कंटेंट नहीं दोगे आप, तो ये कंप्लाई करना पड़ता है। अब नीड फॉर दीज मेजर्स, अब इन मेजर्स की ज़रूरत क्या है जी, मतलब ये जो एक्ट है 1995 का और ये रूल्स बनाए गए हैं प्रोग्राम कोड, इनकी क्या ज़रूरत है इन मेजर्स की, ज़रूरत एक तो यही है जी, राइट टू प्राइवेसी है जी, जो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 21 के अंदर जो राइट टू प्राइवेसी है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है इसको, ये फंडामेंटल राइट है। तो मौलिक अधिकार को बचाने के लिए
ऐसे मेजर्स की ज़रूरत है कि किसी की जो राइट टू प्राइवेसी है उसका वॉयलेशन ना हो। अब इसके साथ साथ और क्या है जी, कि जैसे मान लो जी, अगर किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन होता है जी, कोई स्पाई कैमरा वगैरह लगा के या कैसे भी, तो क्या है जी, वो एक तरह से सिटीजन की जो प्राइवेसी है उसको तो वॉयलेट करेगा ही जी। तो ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट पे लगाम लगाने के लिए ये रूल्स की ज़रूरत है जी, समझे, कि जिससे क्या है, किसी को डिफेम ना किया जाए, किसी की मान लो कोई फेमस आदमी है उसको, उसके जो नाम को बदनाम ना किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है जी। तो इसमें यही था जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, पावर, फंक्शन और पोजीशन, सारा देखेंगे जी इसमें। अभी न्यूज़ में इसलिए जी, उत्तराखंड के सीएम है जी, उन्होंने पहले कौन से थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने रिजाइन दे दिया, अब दूसरे सीएम बने जी तीरथ सिंह रावत। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है जी, नियुक्ति कैसे होती है चीफ मिनिस्टर की, गवर्नर अपॉइंट करते हैं जी चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। कौन से आर्टिकल में जी ये चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, आर्टिकल 164 में जी कॉन्स्टिट्यूशन के। ये क्या कहता है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट इट्स हैंड टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। आर्टिकल 164 कहता है कि एक स्टेट में सीएम होना चाहिए जी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, इसको हेड करेगा सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और वो एड एंड एडवाइस देगा जी, सहायता करेगा और सलाह देगा किसको, गवर्नर को, काम करने के लिए, क्योंकि सारे डिसीजन स्टेट में गवर्नर के नाम से लिए जाते हैं और सेंटर में पूरे इंडिया में प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं जी। हु कैन बी ए चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन बन सकता है जी, देखो जी, जब जनरल इलेक्शन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के जब इलेक्शन होते हैं, तो कोई भी पार्टी या कॉलिशन ग्रुप का मतलब है जी दो पार्टी कॉलिशन बना ले आपस में, मतलब दो पार्टी मिलकर एक ग्रुप बना ले, उसे बोलते हैं कॉलिशन। दो पार्टी या दो से अधिक पार्टी भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा पार्टी। तो यह क्या है, अगर कोई पार्टी हो, कॉलिशन ग्रुप हो, अगर हाउस में उसकी मेजोरिटी है, विधानसभा में जी उसकी सबसे ज़्यादा सीट है, मतलब कि मान लो 100 सीटें हैं, और इस एक पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, 51 सीटें हैं जी, 51। तो एक हाफ से ज़्यादा सीट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, समझे, किसी पार्टी को। या फिर एक पार्टी के पास नहीं है जी, किसी दो पार्टी के पास, दो पार्टी को मिला के 51 सीट है, और वो दोनों ने कॉलिशन कर लिया है, आपस में गठबंधन कर लिया है जी, हिंदी में बोलते हैं गठबंधन, कॉलिशन कर लिया है। तो वो क्या है, पार्टी क्या है, उनका जो लीडर होगा वो लीडर इलेक्ट करेंगी अपना, कि भाई साहब ये लीडर है, हमारा नेता है, और फिर गवर्नर को बोलेंगी आप इसको अपॉइंट कर दीजिए एज ए चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर उसे अपॉइंट कर देंगे जब किसी पार्टी के पास मेजोरिटी होती है हाउस में। तो इस तरह से अपॉइंट किया जाता है। तो फिर चीफ मिनिस्टर क्या करता है, उन्हीं जो मेंबर होते हैं जी, जो इलेक्ट होके आते हैं विधानसभा में, उनमें से क्या है, मिनिस्टर चूज करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, कि इसको बना दिया जी, मान लो इसे रेवेन्यू मिनिस्टर बना दिया, या इसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, वित्त मंत्री। तो वो चूज करता है, और फिर प्राइम जो गवर्नर होते हैं उनको बोलता है कि भाई साहब, गवर्नर साहब अब इन्हें अपॉइंट कर दो, आप ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज किए मैंने। तो फिर गवर्नर उन्हें अपॉइंट कर देते हैं और शपथ दिलाते हैं जी, ओथ, शपथ दिलाते हैं गवर्नर चीफ मिनिस्टर को। अगर मान लो कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, किसी की भी नो पार्टी है जी क्लियर मेजोरिटी, मान लो जी 100 सीट थी विधानसभा में, समझे, एमएलए के इलेक्शन हुए, एमएलए के इलेक्शन हुए विधानसभा में, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 100 सीट थी, और कोई भी पार्टी क्या है 51 सीट नहीं जीत पाई, क्योंकि 51 सीट जीतेगी तभी उसकी गवर्नमेंट बनेगी जी, सरकार बनेगी, हाफ से ज़्यादा चाहिए सीट कम से कम एटलीस्ट। तो कोई भी पार्टी नहीं जीत पाई, किसी के पास 40 सीट हैं जी, किसी के पास 35 है, किसी के पास 45 है, लेकिन 51 किसी के पास भी नहीं है जी, समझे, मतलब ये ज़्यादा हो जाएंगी वैसे तो, 35 ये कम लगा लो, किसी के पास 40 है जी, किसी के पास 15 है, किसी के पास 20 है, ऐसे सीट हैं, समझे। तो गवर्नर क्या होता है जी, गवर्नर के पास फिर ऑप्शन होता है। गवर्नर नॉर्मली क्या करता है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसे इनवाइट करता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। जो लीडर होता है जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, मान लो किसी बीजेपी हो गई जी, मान लो जी हरियाणा में इलेक्शन हुए, या मान लो जी एमपी में इलेक्शन हुए, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे क्या है, कांग्रेस ने सीट जीती, मान लो वहाँ पे 200 सीट हैं जी विधानसभा की, 200 में से कांग्रेस ने जीत ली कितनी, 98 सीट, या फिर मान लो जी 88 सीट जीत ली, 88 या 80 मान लो जी, 80 सीट जीती। और गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी चाहिए, 200 सीट में से 101 सीट चाहिए, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है जी। और सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस की आई है 80, फिर और पार्टी को किसी के पास 50 है जी, किसी के पास 20 है, किसी के पास 75 है, तो ऐसे सीट हैं जी, किसी के पास 80 से ज़्यादा नहीं है। फिर क्या है जी, जो गवर्नर होंगे जी
जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है, कांग्रेस, उसने के पास 80 सीटें हैं, उसको इनवाइट करेगी कि आप गवर्नमेंट बना सकते हो तो बनाओ, आप मेजोरिटी लेके आओ, कॉलिशन करो, गठबंधन बनाओ, 100 से ज़्यादा सीटें लेके आओ, मतलब 101 सीट लेके आओ, गठबंधन बनाओ, तब गवर्नमेंट बनाने का उसे मौका दिया जाएगा जी। गवर्नर ऐसे देते हैं मौका। अब इसका टेन्योर कितना होता है जी चीफ मिनिस्टर का? चीफ मिनिस्टर देखो जी, थ्योरेटिकली अगर देखें, थ्योरेटिकली का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान में, कि चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर की इच्छा से चीफ मिनिस्टर अपना ऑफिस संभालता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब चाहे गवर्नर चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है, ये थ्योरेटिकली लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है प्रैक्टिकली? चीफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही कंटिन्यू टू द लीडर ऑफ द मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब तक भी चीफ मिनिस्टर के पास हाउस में मेजोरिटी है, मतलब कि इसके पास जब तक, जैसे मान लो 100 सीट थी विधानसभा में, जब तक इसके पास 51 मेंबर हैं, किसी ने रिजाइन नहीं किया, तब तक इसके पास मेजोरिटी है, तब तक ये क्या है, हाउस में रहता है जी, चीफ मिनिस्टर बनता है, 5 साल के लिए होता है ये नॉर्मली, समझे। अब गवर्नर क्या है जी, गवर्नर डिसमिस कर सकता है, अगर ये मेजोरिटी नहीं है इसके पास, कभी भी डिसमिस कर सकता है चीफ मिनिस्टर को। मान लो जी इसके 51 मेंबर थे 100 में से चीफ मिनिस्टर के, ये बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है जी, कोई ए चीफ मिनिस्टर का नाम है ए, 51 मेंबर है टोटल इसके पास एमएलए। अगर मान लो 3 एमएलए ने रिजाइन कर दिया या 2 ने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया जी अपना, अब इसके पास 49 बचे जी, 2 ने रिजाइन कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना चाहिए जी? गवर्नमेंट बनाने के लिए तो 51 चाहिए, 100 सीट में से हाफ से ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसके पास है नहीं। तो गवर्नर क्या है जी, आप कहेंगे जी आप मेजोरिटी साबित करो, प्रूफ करो, मेजोरिटी है नहीं जी इसके पास, 51 मेंबर है नहीं, तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो डिसमिस कर सकते हैं कि जाओ भाई साहब सीएम आपका रिजाइन दो और भागो यहाँ से ऑफिस से, तो इनके पास पावर होती है डिसमिस करने की। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, कैन ऑल्सो रिमूव हिम बाई पासिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट हिम। देखो जी गवर्नर तो हटा ही सकते हैं, दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है जी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जी, एक पेपर है जी, ये इस पे लिखा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाता है विधानसभा में। अगर मान लो जी ये क्या, अगर मान लो पार्लियामेंट की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, तो लोकसभा में लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो फिर इसे पास कराया जाता है जी, जैसे विधानसभा में लेकर आया, अपोजिशन पार्टी लेके जाती है, इसे याद रखना है नो कॉन्फिडेंस मोशन को। अगर मान लो ये पास हो गया, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होती थी तो ये पास ही नहीं हो पाता नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि आपके पास जो मेंबर चाहिए, मतलब मेंबर चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए 51 मेंबर है नहीं। इस पर मान लो जी, इस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे ये पास हो गया, तो ये क्या है, एक तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है उसके पास पावर है कि वो रिमूव कर सकती है गवर्नमेंट को, ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, अगर वो पास हो गया तो। अब पावर और फंक्शन कैसे होते हैं जी, चीफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शन क्या है? पावर और शक्तियाँ होती हैं जी, टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, गवर्नर को जी सहायता और सलाह देने के लिए काम करते हैं चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं जी अध्यक्ष, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं चीफ मिनिस्टर उनके हेड होते हैं। नॉर्मली ही इज ए लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस होते हैं जी, वो नेता होते हैं हाउस के, क्योंकि चीफ मिनिस्टर होते हैं नॉर्मली। और विधानसभा में जी देखो जी हमारी कंट्री में क्या है, 6 ऐसे स्टेट हैं जिनमें 2 हाउस हैं, मतलब बाई कैमरल सिस्टम है। बाई कैमरल का मतलब है जी 2 हाउस हैं जनरली, बाकी सब में यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब क्या है, एक ही हाउस है, एक ही सदन है जी, जैसे विधानसभा है सिर्फ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन 6 ऐसे स्टेट हैं जो बाई कैमरल है, बाई कैमरल मतलब 2 हाउस है, जैसे विधानसभा भी है जी उसमें, और विधान काउंसिल मतलब विधान परिषद भी है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 6 स्टेट कौन कौन से जी जिसमें है, एक तो हो गया जी आपका यूपी, एक हो जाएगा जी बिहार, एक हो गया जी महाराष्ट्र, एक हो गया जी कर्नाटक, एक हो गया जी तेलंगाना, और एक है जी लास्ट वन आंध्र प्रदेश। तो ये 6 स्टेट हैं जी। तो नॉर्मली अगर मान लो सीएम विधानसभा का मेंबर है नॉर्मली, तो वो लीडर ऑफ द हाउस रहेगा विधानसभा का, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो जी अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है तो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, समझे। ऐसा जरूरी नहीं है विधानसभा का मेंबर है तभी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो जब विधानसभा का मेंबर होगा तभी वो लीडर ऑफ द हाउस होगा, मतलब विधानसभा का। अगर विधान काउंसिल का है तो विधान काउंसिल का जी मतलब
विधान परिषद का है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, तो उसका लीडर होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वो क्या है, गवर्नर से कम्युनिकेट करता है जी, सारे जो डिसीजन लेती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिसीजन लिए जाते हैं स्टेट में, सब गवर्नर को बताता है जी, चीफ मिनिस्टर। सारी पॉलिसीज होती हैं जी वो अनाउंस की जाती हैं जी हाउस में चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अगर विधानसभा में मान लो जी मीटिंग चल रही है, सेशन चल रहा है, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी बना रही है, स्कीम बना रही है, वो हाउस में बताएगा। और वो क्या जी, ही रिकमेंड्स डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर। वो क्या है, जो विधानसभा होती है जी, गवर्नर को रिकमेंड कर सकता है जी। रिकमेंड क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है कि आप हाउस को डिसोल्यूट कर दीजिए, मतलब कि जी हाउस को भंग कर दीजिए, सदन को। वो ऐसी सिफारिश दे सकता है, गवर्नर को रिकमेंड कर सकता है, अगर जब तक वो मेजोरिटी में है। अगर उसके पास मेजोरिटी है जी हाउस में तभी, अगर मेजोरिटी नहीं है ना, तब गवर्नर की डिस्क्रिशन है जी। डिस्क्रिशन का मतलब है जी अपनी इच्छा, वो उसे हाउस को डिजोल्व करे ना करे। पहले ये कहेगा देखो जी आपके पास मेजोरिटी है तभी मैं करूँगा इसको डिजोल्व, तभी आपकी बात मानूंगा, नहीं तो बात नहीं मानेगा गवर्नर, समझे। ही एडवाइसेज द गवर्नर रिगार्डिंग समनिंग प्रोरोगिंग द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वो क्या करते हैं जी, गवर्नर को सलाह देते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, किस लिए, हाउस को समन करने के लिए, मतलब हाउस को बुलाना है, जब समन करना है, मान लो सेशन चलने वाला है या कुछ भी के लिए भी बुलाया जा रहा है, मीटिंग बुलाई जा रही है, तो सारी एडवाइस पे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करते हैं जी गवर्नर। या फिर सेशन का प्रोरोग करना हो, प्रोरोग का मतलब है जी एंड, सेशन का एंड करना हो, तो भी ये सारी सलाह वही देते हैं। तो यही था जी, इसमें अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी नो ट्रस्ट वोट। ये जी नो कॉन्फिडेंस मोशन को बोलते हैं, नो ट्रस्ट वोट भी बोलते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये अभी न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसलिए था जी क्योंकि हरियाणा की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें किसकी पार्टी की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की जी, बीजेपी। और जननायक जनता पार्टी, इन दोनों की कॉलिशन गवर्नमेंट है जी, मतलब गठबंधन की सरकार है दोनों, जेजेपी और बीजेपी की। यहाँ पे अभी क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जी, अपोजिशन पार्टी लेके आई नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हो गया जी, मतलब पास नहीं हो पाया। डिफीट होने का मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाया। पास होने के लिए 50% से ज़्यादा वोटिंग चाहिए होती, लेकिन इसे मिली नहीं। कितनी वोट मिली इसे, 32 वोट मिली येस में, और बाकी की तो क्योंकि इनके मेंबर ज़्यादा थे बीजेपी और जेजेपी के, तो इन्हें 55 मिली, इसलिए ये न्यूज़ में है जी। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है ये जानते हैं जी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे देखो जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, ये चीज़ याद रखनी है। हम यहाँ पे स्टेट लेवल के पढ़ेंगे और सारी चीज़ें वो सेंटर पे भी बिल्कुल सेम होती हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लाइन याद रखनी है जी, एज इट इज। ये पूछ लिया जाता है हर साल लगभग, ये लाइन तो पूछी जाती है जी किसी भी एग्जाम में हो, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली किसके लिए उत्तरदायी होती हैं, रिस्पॉन्सिबल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये स्टेट की बात हो रही है जी। अगर बात हो रही हो पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली लोकसभा के। यहाँ लोकसभा आ जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है आपको। और वो तब तक ऑफिस में रहते हैं जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी। जब तक उनके पास हाउस में मेजोरिटी है, जब तक उनके मेंबर जी 50% से ज़्यादा है, मान लो 100 सीटें अगर हाउस में और इनके पास 51 सीटें, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, वरना डिसॉल्व हो सकते हैं नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन से। देयरफॉर क्या है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज द मूव टू रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑफिस। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाया जाता है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाने के लिए, अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं है हाउस में, और गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए कि भाई साहब जाओ, आपके पास मेजोरिटी है नहीं, आप गवर्नमेंट बनाए बैठे हो, चलो भागो यहाँ से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है जी, संविधान में कोई ऐसी है जी प्रोविजन, कोई धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, बिल्कुल हैं जी। देखो जी एक चीज़ याद रखनी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए पूरे संविधान में कहीं भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ना ही कुछ है। उसके लोकसभा के रूल हैं, लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर है जी। लोकसभा का कौन से रूल्स है जी, लोकसभा के 198, जो स्टेट लेवल पे भी लागू होते हैं जी, स्टेट लेवल पे भी ये रूल लागू होते हैं। 198 में लोकसभा के रूल्स में दिया हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए प्रावधान है जी, प्रोविजन है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है फिर, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिखा हुआ है कि आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में लिखा हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। 75 में लिखा हुआ है कि सिर्फ, ये चीज़ हम लाइन पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। और आर्टिकल 164 में क्या लिखा हुआ है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट।
ये स्टेट लेवल के लिए लिखा हुआ है और ये पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिखा हुआ है। इन आर्टिकल में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए, और स्टेट लेवल पे होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए। याद रखना है, हाँ विधानसभा होनी चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होनी चाहिए, ना यहाँ पे राज्यसभा ने भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ याद रखनी है जी। अब चाहे लोकसभा हो या लेजिस्लेटिव असेंबली, वो दोनों क्या है, जो मिनिस्टर होते हैं जी, मिनिस्टर उनको रिमूव कर सकते हैं बाई पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके आएंगे जी, अगर वो पास हो गया तो फिर क्या है जी, जो मिनिस्ट्री होती है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम सबको बाय बाय बोल देंगे कि जाओ भाई साहब, आपके पास मेजोरिटी है नहीं। और ये किस में दिया हुआ जी, लोकसभा के रूल्स हैं 198 में ये दिया हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। अब प्रोसीजर क्या है जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने का। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब यही है जी, मतलब एक पेज पे बस लिखा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, समझे। वो लाया जा रहा है, ये पास कराया जाता है पार्लियामेंट में। अगर लाया जा रहा है तो लोकसभा में किया जाएगा, अगर स्टेट में लाया जा रहा है तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में लाया जाएगा। अब क्या है जी, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जाता है। एक तो बात ये याद रखनी है आपको, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही लाया जाता है, ऐसा नहीं है आप विपक्ष के जो अपोजिशन पार्टी है उसके खिलाफ ले आ रहे हो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ना ना, गवर्नमेंट को ही तो गिराना होता है अगर मेजोरिटी नहीं है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था जी, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है जी, लोकसभा में मतलब लाया जाता है जी, लोकसभा में पास किया जाता है। अगर स्टेट लेवल की बात हो रही तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, ये आपको याद रखना है। ये कौन से रूल में दिया हुआ, 98 में, लोकसभा के रूल में। देखो जी, जब लाया जाता है कम से कम 50 मेंबर के यहाँ सपोर्ट करने चाहिए मोशन को, कम से कम। जैसे मोशन लेके आया नो कॉन्फिडेंस मोशन, 50 मेंबर कहेंगे कि स्पीकर को देंगे, लोकसभा में तो लोकसभा के स्पीकर को, अगर स्टेट लेवल पर हो रहा है तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होते हैं उनको देते हैं जी। स्पीकर का मतलब लोकसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष, उनको देते हैं जी 50 मेंबर की लिख के, ये लो जी 50 मेंबर कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए तो लाया जाता है। फिर ये मोशन क्या है जी, इफ़ नॉट देन मोशन फेल्स। अगर मान लीजिए 50 मेंबर नहीं है तो मोशन फेल हो जाता, फिर नहीं लाया जाता। तो ये क्या है जी, रिटर्न नोटिस देते हैं जी 10 बजे से पहले, बिफोर 10 AM से पहले नोटिस देते हैं स्पीकर को। फिर क्या है जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो स्पीकर है वो पढ़ते हैं जी, रीड करते हैं, और फिर हाउस में जी वो देखते हैं, लोगों को पूछते हैं यहाँ जी कौन कौन फेवर कर रहा है इस मोशन का, नो कॉन्फिडेंस मोशन का। वो देखते हैं 50 मेंबर हैं कि नहीं है। अगर 50 मेंबर हैं जी तो ये क्या है, वो पूछते हैं 50 मेंबर हैं, बोलेंगे जी यस हाँ 50 मेंबर हैं, हाथ खड़े करो अपने, हो जाएंगे जी, ये खड़े हो जाएंगे। तो 50 मेंबर अगर फेवर करते हैं जो, इस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कस किया जाएगा, और अगले विदिन 10 डेज ये लाया जाता है जी। जैसे आज मान लो स्पीकर ने देखा हाँ 50 मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्पीकर विदिन 10 डेज का देगा कि 10 दिन से पहले पहले हाँ जी इस एक कोई डेट दे देगा कि हाँ अब नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाए, पास किया जाए। अगर फिर ये क्या जी, मोशन को वोट के लिए रखा जाता है, वोट डाली जाती हैं। वोट कई तरीके से डाली जा सकती हैं, वॉइस वोट के जरिए, डिवीजन ऑफ वोट के जरिए, अदर मीन्स के जरिए। मतलब मान लो कोई वैसे वोट डाल दे, आप वोट दे रहे हो जैसे इलेक्शन में वोट करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से दे दो वोट, या फिर किसी कागज़ पे स्टैंप लगा के दे दो, या फिर वॉइस वोट से। वॉइस वोट का क्या मतलब होता है, स्पीकर बैठे होते हैं जी अपनी सीट पे, वो बोलते हैं हाँ भाई साहब यस बोलो, जो यस के पक्ष में, जो मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कराना चाहते हैं वो यस बोलो, बाकी के नो बोलो। अब जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा, मान लो यस की लग रही है स्पीकर को, यस की सबसे ज़्यादा आवाज़ें हैं, तो वो पास कर देते हैं हाँ जी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। अगर नो की ज़्यादा है तो नहीं पास होगा। तो ऐसे वॉइस वोट से देखते हैं जी, यस और नो बोलते हैं। स्पीकर बोलेंगे हाँ जी बोलो कौन कौन सपोर्ट में है, यस बोलो, तो सारे बोलेंगे मिलके यस, ठीक है, लोकसभा में। अगर विधानसभा में स्टेट लेवल पे तो अगर नो के पक्ष में पूछेंगे नो, तो किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा है, मतलब अनुमान लगा लेते हैं हाँ जी नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में ज़्यादा है तो ये पास हो गया। ऐसे वॉइस वोट होता है जी। अब क्या जी, इफ गवर्नमेंट लूजेज ए कॉन्फिडेंस मोशन, अगर मान लो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया ये, तो क्या है, गवर्नमेंट फिर जी रिजाइन देना पड़ता है चीफ मिनिस्टर को और सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। फिर क्या है जी, फिर गवर्नर के पास मौका होता है जी, वो या तो दूसरी पार्टी को, जो दूसरी पार्टी होती है उसको मौका देती है कि आप अगर गवर्नमेंट बना सकते हो, आपके पास है तो नहीं दो, नहीं तो वो क्या है जी, गवर्नर क्या है जी, डिज़ोल्व कर देंगे। डिज़ोल्व का मतलब है जी भंग कर देंगे विधानसभा को गवर्नर स्टेट लेवल पे। और अगर सेंट्रल लेवल की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट भंग कर देंगे, डिजोल्यूट कर देंगे लोकसभा को। और फिर नए इलेक्शन होंगे जी, दोबारा से इलेक्शन होंगे लोकसभा में। अगर स्टेट लेवल पे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के दोबारा से इलेक्शन होंगे जी, विधानसभा के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के दोबारा इलेक्शन होंगे जी। प्रोनाउंसिएशन में कुछ नुकसान हो रहा है आज। देखो जी, अब व्हाट आर द कंडीशन रिलेटेड टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड और कंडीशन क्या है जी,
देखो जी, पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, ये केवल और केवल इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। या तो ये स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जा सकता है या फिर लोकसभा में, इन दो में ही लाया जा सकता है जी। ना तो ये राज्यसभा में पास किया जा सकता, कैन नॉट बी मूव्ड इन राज्यसभा, और ना ही स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है जी, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ना तो उसमें लाया जा सकता और ना ही राज्यसभा में। ये चीज़ याद रखनी है, सिर्फ लोकसभा में अगर सेंट्रल लेवल पे है, तो स्टेट लेवल पे है तो विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लेके आया जाता है जी। ये केवल इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता और ना ही प्राइवेट मेंबर के अगेंस्ट। प्राइवेट मेंबर का जी मतलब है, मान लो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जितने भी, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर अगर स्टेट लेवल पे, तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अगर सेंट्रल लेवल पे, तो इन सबको बोलते हैं जी गवर्नमेंट मिनिस्टर, सारे काउंसिल मिनिस्टर। इनके सिवाय जो भी, इनके अलावा जो भी मतलब जो भी मेंबर है पार्लियामेंट के, अगर सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे है, तो जी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर हों उस सभी मेंबर को प्राइवेट मेंबर बोला जाता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के क्यों ना हो, समझे। जैसे मान लो जी, सारे अभी 303 सीट जीत के आई पार्लियामेंट में, लोकसभा में बीजेपी 2000 जो 19 का इलेक्शन हुआ था जी उसमें। अब 303 मेंबर तो सारे तो मिनिस्टर हैं नहीं जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ ही मिनिस्टर होते हैं लगभग। कितने मिनिस्टर होते हैं जी, लगभग 10% के लगभग होते हैं जी मिनिस्टर। तो अब मान लो जी, अब ये मिनिस्टर जी 10% के लगभग, तो बाकी के जो मिनिस्टर ना चाहे बीजेपी के हों चाहे विपक्ष के हों, ऑपोजिशन पार्टी को, सारे प्राइवेट मेंबर माना जाता है, समझे। तो ये क्या है जी, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लिया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये कोई ना तो एक आदमी के विरुद्ध, मतलब एक मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर, और ना ही किसी प्राइवेट मेंबर के। तो ये चीज़ याद रखनी है। चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट अपना क्या है जी, स्कीम्स ऑफ WCD मिनिस्ट्री अंडर 3 अम्ब्रेला स्कीम। अभी क्या है जी, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने क्या है, जो जितने भी जो बच्चों और महिलाओं से रिलेटेड योजना है, स्कीम है, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। इसलिए न्यूज़ में कौन कौन सी कैटेगरी है जी, वो ये कैटेगरी है जी, मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति। इनके अंदर कैटेगराइज कर दिया है। ये मिशन 2.0 या फिर सक्षम आंगनवाड़ी, इसके अंडर कौन सी स्कीम आती है जी, एक तो जी ICDS आता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनवाड़ी सर्विस, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलोसेंट गर्ल। एडोलोसेंट का मतलब होता है जी जो किशोर अवस्था में होती हैं उनको बोलते हैं गर्ल। एडोलोसेंट गर्ल या बॉयज दोनों को बोलते हैं एडोलोसेंट। यहाँ एडोलोसेंट गर्ल की बात हो रही है। नेशनल क्रेचे स्कीम, क्रेचे का क्या मतलब है जी, क्रेचे का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई महिला किसी कंपनी में काम कर रही है, तो मान लो उसका अभी बेबी हुआ जी, तो उसका बेबी छोटा है, उसके लिए क्या है, फैसिलिटी होंगे जी वहाँ पे, मतलब एक रूम होगा जी स्पेशल, जिसमें क्या है अपने बेबी को वहाँ पे सुला सकती है और रख सकती है, और क्या है जी बीच बीच में उसको देखने के लिए भी आ सकती है। तो क्रेचे सिस्टम उसको बोलते हैं। एक नेशनल क्रेचे स्कीम है जी, जिसके अंदर किसी कंपनी में क्रेचे बनाए जाते हैं ताकि महिलाओं के लिए सुविधा हो, फैसिलिटी हो। एक तो जी ये आ गया जी इसमें कैटेगरी में, मोशन पोषण 2.0 में। दूसरी है जी मिशन वात्सल्य। इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम रखी गई है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, चाइल्ड वेलफेयर सर्विस, ये चाइल्ड से रिलेटेड सारी सर्विस इसमें रखी गई हैं। एक है जी मिशन शक्ति, ये कैटेगरी 3rd कैटेगरी है। इसके अंदर क्या है जी, ये है मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन को। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है जी, इसमें जी सांबल, ये सांबल कौन सी है जी, वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलंटियर, वुमेंस हेल्पलाइन, स्वाधर, उज्ज्वला, विडोज होम्स, ये सारी स्कीम इसके अंदर है। और दूसरी इसके जी सामर्थ्य, सामर्थ्य के अंदर है जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इसके अंडर कैटेगराइज कर दी। क्रैचे स्कीम इसके अंदर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये इसके अंदर कर दीजिए। जेंडर बजटिंग और रिसर्च ये इसके अंडर कैटेगराइज कर दी। आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है, ये सामल सामर्थ्य किससे रिलेटेड है, सिर्फ इतना स्टेटमेंट में आ सकता है जी, किससे रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा देवरा काडू ऑफ कुर्ग। ये क्या जी, देवरा काडू एक सेग्रेड ग्रुप है जी। ग्रुप क्या होता है, सेग्रेड ग्रुप ये होता है जी, मान लो फॉरेस्ट एरिया है जी, कोई जंगल है, उसको डिक्लेयर कर देते हैं जी सेग्रेड ग्रुप। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई इंडिजिनस कम्युनिटी है जी। इंडिजिनस कम्युनिटी का क्या मतलब होता है जी, इंडिजिनस कम्युनिटी होती है जी वहाँ के मूल निवासी। जो जंगल है जी वहाँ पे कोई कम्युनिटीज़, अनुसूचित जनजाति कुछ तो रहती होगी जी, वहाँ पे कोई लोग तो रहते होंगे किसी कास्ट के, तो उन्हें बोलते हैं जी इंडिजिनस कम्युनिटी, वहाँ के मूल निवासी। तो वहाँ के मूल निवासी क्या करते हैं जी, जंगलों की पूजा करते हैं, फॉरेस्ट की वर्शिप करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं फॉरेस्ट की। तो वो क्या है, फॉरेस्ट को पवित्र मानते हैं जी, देवता मानते हैं एक तरह से, देवता डेटी, डेटी मानते हैं जी। तो उसको क्या सैग्रेड ग्रुप बोलते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को जिसकी पूजा करते हैं लोग, सैग्रेड सैग्रेड ग्रुप्स। तो ये इसमें क्या है जी, वो जंगलों की पूजा करते हैं। तो ये सैग्रेड ग्रुप्स का नाम है जी
कुर्ग में, कुर्ग कहाँ पे, कर्नाटक में, उसका नाम है देवराकाडु। ये देवराकाडु कर्नाटक में है। ये देखो यहाँ पे ये देवता है जी इस जंगल में जिनकी पूजा करते हैं यहाँ के लोग। ये जी ये देवता है फॉरेस्ट के, जंगलों के देवता हैं। ये देवराकाडु का मतलब सेक्रेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है जी। यहाँ पे क्या है, ये लोकल जो डेटीज होते हैं उनकी अबोर्ड है। अबोर्ड का मतलब है जी निवास, रेजिडेंस, उनका घर है जी। जो लोकल यहाँ पे देवी देवता होते हैं उनका घर है। और क्या जी इसमें नेक्स्ट, कुर्ग में क्या है, ऐसे में मतलब कुर्ग जो जगह है जी यहाँ पे कर्नाटक में, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेग्रेड ग्रुप्स हैं, एक ही नहीं है। और एक चीज़ याद रखना है जी आपको, ये सेग्रेड ग्रुप्स होते हैं जी इंस्टीट्यूट होते हैं जी। इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है, ये मतलब जंगलों जो होते हैं, स्पेशल जंगल नहीं होता, जंगलों में फॉरेस्ट जो होते हैं जी उसमें क्या है, ये कंजर्वेशन करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए फॉरेस्ट एरिया को, जंगल एरिया को, तो उसे मतलब उसी के प्लेस में, इंस्टीट्यूट का मतलब है कि जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है वहीं पे उसको कंजर्व किया जाए, तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट। अगर कोई भी मान लो पेड़ पौधे, ट्री वगैरह, प्लांट वगैरह, कोई स्पीसीज, एनिमल्स वगैरह आउटसाइड द फॉरेस्ट, मतलब जंगलों से बाहर अगर कोई कंजर्व किए जाएँ, जैसे चिड़ियाघर हो गया था जू, वो जंगलों के पास नहीं होती जी, जंगल डेवलप करते हैं उनके लिए, फॉरेस्ट डेवलप करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ये जो सेग्रेड ग्रुप्स हैं ये इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में आते हैं, ये याद रखना। इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में जैसे बायोस्फीयर रिजर्व भी आते हैं जी, समझे, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं आपके, तो ऐसे सेग्रेड ग्रुप्स भी आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं आपके, समझे, ये इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में आते हैं। तो ये भी पूछा गया है कई बार के इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में कौन कौन से आते हैं, ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। ये क्या है जी, मिनी फॉरेस्ट वगैरह है जी यहाँ पे बहुत सारे कुर्ग में। और ये क्या है, ये कि अनटच रहते हैं जी ग्रुप्स, मतलब इन्हें ना तो कोई काटता जी यहाँ पे पेड़, और इस फॉरेस्ट का क्या है जी, कंजर्व करती है कम्युनिटी खुद, जो इंडिजिनस कम्युनिटी होती है वो खुद इसको प्रोटेक्ट करती है, इसकी देखभाल करती है। तो ये क्या है जी, देवरा काडू है जी, जो इसके अंदर बहुत सारे श्राइन्स बने हुए हैं जी, जो वेरियस डेटीज़ के लिए बने हुए, मतलब देवी देवताओं के लिए जी यहाँ पे निवास बने हुए हैं, इस जो देवरा काडू है सेक्रेड ग्रुप्स है उसमें। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या जी बताना है आपको, देवरा काडू रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ जी देवरा काडू किससे रिलेटेड है, ये बताना। सेक्रेड ग्रुप से, सेक्रेड रिवर से, सेक्रेड ट्राइब, सेक्रेड मैरिज। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, एक से ही अभी तो पढ़ा है, ये सेक्रेड ग्रुप्स है जी। चलते हैं नेक्स्ट में, इंदिरा साहनी वर्डिक्ट, इंदिरा साहनी का केस है जी, फैसला है, डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, आपको ये बताना किससे रिलेटेड है। इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, मूल ढांचे के, संविधान के मूल ढांचे से रिलेटेड है क्या, एमरजेंसी प्रोविजन से जी, या फिर 50% रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट जवाब है जी, 50% रिजर्वेशन से जी, कि जो भी रिजर्वेशन है 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। इंदिरा साहनी केस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, हर साल न्यूज़ में, हर महीने न्यूज़ में रहता है, ये लगा लो। और ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस के में तो पूछा ही जाता है जी। When coal is burned, it releases a number of airborne toxin and pollutants like, जब मान लो जी कोयले को जलाया जाता है, कोल को, तो ये कौन कौन से जो पॉल्यूशन फैलाता है जी, कौन कौन से इसमें से टॉक्सिन निकलते हैं, पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, ये बताना। मरकरी निकलता है क्या कोयले को जलाने से, लीड निकलता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपके ऑप्शन ये जी बताओ, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या ऑल ऑफ दी अब। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है जी, डी है, ऑल ऑफ दी अब, सारे ही निकलते हैं जी कोयला को जलाने से। मतलब देखो जी ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है जी बहुत आ जाए यूपीएससी में, आप 2019 का और 2020 का क्वेश्चन उठा के देखो, उससे पता चलेगा आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, तो आपको याद रखने हैं ऐसे क्वेश्चन, सारे ही निकलते हैं जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली कह रही है एब्सेंटी वोटर्स रेफर्स टू ए वोट कास्ट बाई समवन हु इज अनेबल टू गो टू द पोलिंग स्टेशन। जो एब्सेंटी वोटर का मतलब ये होता है जी, ऐसे वोटर को बोला जाता है जी, वोटर का मतलब मतदाता जो वोट देता है, ऐसे मतदाता को बोला जाता है वोटर को, जो वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन बनाए होते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में वोट डल रही है वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे वोट देने के लिए जाने के लिए अयोग्य हैं, मतलब अनेबल है, वहाँ पे जा नहीं सकते, या मान लो कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जी 80 से ज़्यादा चल नहीं सकते, या हैंडीकैप्ड नहीं जा सकते, उनको एब्सेंटी वोटर बोला जाता है। अब नेक्स्ट बोल रही है, पावर टू इंक्लूड एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन लाइक डिसेबल्ड पीपल ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज इन द एब्सेंटी वोटर लिस्ट लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर मान लो जी इस कैटेगरी में डालना है किसी को, एब्सेंटी वोटर की कैटेगरी में डालना है, किसको डालते हैं, या तो कोई डिसेबल हो जी, समझे, या फिर पीपल 80 ईयर से ज़्यादा हो तो उसको डालते हैं। और इसे कौन डालता है जी इस वोटर लिस्ट में, ये डालते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या ये करेक्ट है जी दोनों स्टेटमेंट, आपको बताना है। फर्स्ट करेक्ट है, दो करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों गलत है। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल सही है, एब्सेंटी वोटर उसी को बोला जाता है जो पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए अनेबल होता है, बिल्कुल सही है। सेकंड बिल्कुल गलत है, क्यों,
ये तो सही है जी, डिसेबल और 80 ईयर से जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको एब्सेंटी वोटर की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रखता। फिर कौन रखता है जी? वो रखता है जी लॉ मिनिस्ट्री। ये देखो जी, ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन केवल रिकमेंडेशन करता है जी, रिकमेंड करता है मतलब सिफारिश करता है। कौन किसको करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। ये करती है जी अमेंड, किस रूल में? इलेक्शन रूल्स हैं जी 1961 के, इनके रूल्स में ये संशोधन करती है ये मिनिस्ट्री। सिर्फ इलेक्शन कमीशन एडवाइस देती है जी, रिकमेंड करती है, सिफारिश देती है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। इलेक्शन कमीशन एब्सेंटी वोटर को इंक्लूड नहीं करता जी, ना एब्सेंट करता मतलब हटाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं जी इनकरेक्ट बताना है, गलत स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी है? सिंस द इनेक्टमेंट ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इलेक्शन टू द अर्बन लोकल बॉडीज इज हेल्ड वंस इन एवरी 5 ईयर्स इन लोकल स्टेट्स इन इंडिया। ये कह रहा है जी, जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, संविधान में संशोधन किया था 1992 में, उसके बाद से हर 5 साल में सारे स्टेट में हर 5 साल में इलेक्शन किए ही जाते हैं, रेगुलरली किया जा रहे हैं। मतलब कि जब से ये एक्ट पास हुआ है जी, हर 5 साल में सारे स्टेट में इलेक्शन कराए जा रहे हैं, हर 5 साल में। तो क्या सही है? हर 5 साल में कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी, एज पर द अमेंडमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एज पर द अमेंडेड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1888, मेयर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इन ऑल स्टेट्स। जो ये एक्ट है जी अंग्रेजों को ज़माने का, 1888 का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, इसके द्वारा क्या है जी, जो मेयर्स होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं जी। मतलब पीपल उन्हें डायरेक्टली वोट करते हैं क्या उनके लिए? जैसे सरपंच के इलेक्शन होते हैं जी, प्रधान के या हेड ऑफ द विलेज के जो इलेक्शन होते हैं, या MP MLA के डायरेक्ट पीपल वोट करते जाते हैं ना, तो इनके लिए भी वोट होते हैं क्या ऑल स्टेट में? आपको इनकरेक्ट बताना जी कौन सा है। 1 इनकरेक्ट है, गलत बताना, गलत कौन सा है, सही नहीं बताना। दोनों गलत हैं क्या जी? एक गलत है पहला है, दोनों गलत नहीं है, मतलब दोनों सही हैं। इसका सही जवाब है जी सी, दोनों इनकरेक्ट है जी। कैसे? देखो जी, ना तो ऐसा है कि हर 5 साल में सारे स्टेट में इलेक्शन किया जाते हैं, किसी में एक्सटेंड भी हो जाते हैं जी किसी कारण की वजह से, तो ये प्रोविज़न रेगुलरली कंप्लाई नहीं करना है जी स्टेट इससे, तो ये बिल्कुल गलत है जी। दूसरा इसलिए गलत है जी, मेयर्स हर स्टेट में, इसमें लिखा ऑल स्टेट में डायरेक्टली इलेक्टेड, सारे स्टेट में डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है जी। किसी किसी स्टेट में इनडायरेक्टली भी इलेक्ट होते हैं और किसी में अपॉइंट भी करती है जी गवर्नमेंट, तो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते जी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको कंसीडर करनी है स्टार कंपेनर के रिगार्डिंग। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जी, स्टार कंपेनर वो होते हैं, जैसे मान लो जब इलेक्शन चल रहे हैं तो कोई स्टार कंपेनर नियुक्त करते हैं, मान लो किसी एक्टर को, हीरोज़ वगैरह को, कोई भी बीजेपी हो गई, कांग्रेस होगी, अपना स्टार कैंपेनर बना देगा कि उसके लिए क्या है जी, वो कैंपेन करेगा, अभियान करेगा, मतलब वोट मांगेगा जी उस पार्टी के लिए, उन्हें बोलते हैं स्टार कैंपेनर। इसके रिगार्डिंग की दी गई है कि ओनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन हैव ए स्टार कैंपेनर। जो केवल केवल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है जी, वो उनके पास ही होता है कि स्टार कैंपेनर, मतलब जो रजिस्टर होती है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं होती, ना तो वो नेशनल पार्टी होती है ना स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज होती, तो वो नहीं रख सकती क्या स्टार कैंपेनर। नेक्स्ट बोल रहा है, द लिस्ट ऑफ स्टार कंपेनर हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड इलेक्शन कमीशन विद इन ए वीक फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एन इलेक्शन। जब भी मान लो आपने स्टार कंपेनर नियुक्त किए, मतलब अपने लिए अपॉइंट किए जी किसी भी पार्टी ने, तो वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस और इलेक्शन कमीशन को बताना होता है आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जब भी आपका इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होता है। थर्ड बोल रही है जी, ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव द लीडर्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज लिस्ट ऑफ स्टार कंपेनर। मान लो जी स्टार कंपेनर की लिस्ट से, क्या किसी पार्टी का जो स्टार कंपेनर है उसकी लिस्ट से किसी को हटाना है, तो क्या है, सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है जी उस लिस्ट से स्टार कंपेनर को। तो आपको करेक्ट बताना जी, 1 2 करेक्ट, 2 करेक्ट, 1 3 या 2 3। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जी जो रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं होती, सिर्फ रजिस्टर पार्टी होती है जी, वो भी रख सकती है, वो 20 स्टार कंपेनर रख सकती है जी। और रिकॉग्नाइज पार्टी होती है जी, जैसे कि मान लो कोई नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी या स्टेट की पार्टी है, वो 40 तक रख सकती है स्टार कंपेनर, बस इतना फ़र्क होता है। तो पहला गलत है जी, जहाँ जहाँ काट दो। अब तीसरा भी गलत है जी, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं जी बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हटाता है जी कंपेनर को, किसी को हटाना है तो ये भी गलत है जी, बी करेक्ट हो जाएगा जी इसमें। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं जी, ये बताना जी उसका इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का, मतलब उसके इलेक्टोरल कॉलेज क्या है जी, मतलब कौन कौन इलेक्ट करता है, कौन कौन चुनाव करता है जी, मतलब चुनाव होता है जो कौन कौन शामिल होता है वाइस प्रेसिडेंट के में। फर्स्ट बोल रही है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर होते हैं जी, वो होते हैं क्या, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना कुछ, जैसे राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं जी, नॉमिनेट 12 मेंबर, जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और लोकसभा में कितने होते हैं जी, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड, कितने, 2 जी नहीं, बिल्कुल गलत, अब नहीं होते 2, क्योंकि एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है जी,
104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके अब केवल 543 मेंबर हैं जी, 443 मेंबर हैं लोकसभा में। 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था ना, वो हट गए जी। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जी, लोकसभा में ओनली इलेक्टेड मेंबर हैं जी सिर्फ, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट मतलब इसमें राज्यसभा भी आ रही है, तो ये भी होते हैं क्या? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जी उसके इलेक्टेड मेंबर होते हैं क्या? ये इलेक्ट मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है हिस्सा लेते हैं क्या, पार्टिसिपेट करते हैं? आपको करेक्ट बताना जी, 1 3 1 ओनली 1 2 1 2 3। देखो जी 1 तो करेक्ट है, क्योंकि देखो सारे में 1 1 है, तो 1 तो करेक्ट है। लेकिन दूसरा भी करेक्ट है जी, पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्ट लेते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं करते जी, पार्टिसिपेट नहीं करते, हिस्सा नहीं लेते, ये चीज़ याद रखना है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है ना इलेक्टेड, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो 1 और 2 सब करेक्ट है जी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो जी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग, वो एक स्थायी संवैधानिक संस्था है क्या? परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? सेकंड बोल रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई मुख्य चुनाव आयुक्त है जी, उसको क्या है जी, पार्लियामेंट ही हटा सकती है क्या, रेजोल्यूशन लाके। इफ इलेक्शन आर बीइंग हेल्ड ओनली फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर द एक्सपेंडिचर इज बोर्न इंटायरली बाय द कंसर्न स्टेट। मान लो जी कोई स्टेट की लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, उसके क्या जी इलेक्शन हो रहे हैं, तो जितना भी जो खर्चा होगा ना स्टेट इलेक्शन का, जो क्या है वो कंसर्न स्टेट ही देगा उस खर्चे को। आपको करेक्ट बताना जी कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 3 1 1 2 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। डी, किसी स्टेट का इलेक्शन होता है जी, वही स्टेट ही पर्टिकुलर जो राज्य होता है स्टेट होता है वही क्या है जी, खर्चा सारा उसी के जो फंड होता है उसी से यूज़ होता है जी सारा। तो बिल्कुल तीनों सही है जी, डी करेक्ट हो जाएगा जी। और आज के लेक्चर में इतना ही था जी।